Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय एवं अंतिम खंड। प्रथम खंड में हमने विराम चिन्ह एवं उसके प्रकारों के नाम एवं उदाहरण के बारे में समझा और पढ़ा। प्रस्तुत है विराम चिन्हों का विस्तार पूर्वक वर्णन। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। रुकने की मात्रा की दृष्टि से पूर्ण विराम सबसे दीर्घ होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। इसका प्रयोग हर विराम चिन्ह से अधिक होता है। वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं छठी कक्षा में प्रथम आऊंगा पूर्ण विराम। आजकल हिंदी की कई पत्र पत्रिकाएं तथा लेखक हिंदी के पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी के फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं। वस्तुतः दोनों का प्रयोग अर्थात काम एक ही होता है। विराम चिन्ह का दूसरा प्रकार है अल्प विराम यानी कॉमा। अल्प का अर्थ होता है कम। नाम से ही स्पष्ट है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प अर्थात बहुत थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है। जैसे मेले में सुषमा, महिमा, श्वेता और हेमा जा रही हैं। परंतु अथवा किंतु शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनम बाजार जाना चाहती थी परंतु पानी बरसने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वाक्य बहुत अधिक बड़ा होता है और विभिन्न प्रकार के शब्द उसमें आते हैं तो उनमें अल्प विराम का प्रयोग कर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, जिससे श्रोता को वक्ता की बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है, सुमन कहाँ जा रही है। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मय आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि का भाव व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक प्रयुक्त होता है। पहले ही आपको यह बताया जा चुका है कि विस्मयादि बोधक शब्द अनायास ही मुंह से निकलते हैं। उन्हें हम सोच समझकर नहीं कहते हैं। इसलिए इन शब्दों के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। उदाहरण है, आहा कितना मनोहर चित्र है। पांचवा विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक, विशेष आदि का नाम लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, इंडिया टुडे हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती है। इस चिन्ह का प्रयोग लेखक अथवा कवि का उपनाम लिखने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण, महाकवि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता है। यहाँ पर बच्चन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। पहले उदाहरण में इंडिया टुडे शब्द को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। दूसरा प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कबीर ने कहा, दुनिया हुई बावरी पाथर पूजन जाए।
यहाँ पर कबीर की कही गई बात को वैसे का वैसा ही लिखा गया है, इसलिए इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा गया है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करने से पूर्व एक अल्पविराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। छठा विराम चिन्ह है निर्देशक, जिसे हम इंग्लिश में डैश भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः सूची इत्यादि से पहले किया जाता है। सूची यानी लिस्ट। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी अनेक कारणों से है, जिनमें मुख्य है अशिक्षा, जनसंख्या की अधिकता तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3-4 चीजों के बारे में कहा जा रहा है, जिसके पहले एक निर्देशक यानी डैश का प्रयोग किया गया है। सातवां विराम चिन्ह है योजक यानी हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के मध्य किया जाता है। उदाहरण, प्रत्येक शिशु का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता, यहाँ माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया गया है। माता पिता का कहना माने। मान्या ने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की। यहाँ दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग किया गया है। आठवां विराम चिन्ह है कोष्ठक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा दिए गए नाम को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि। अब अवधि को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया है पूर्वी हिंदी की एक बोली में की। नवा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में बुलेट कहते हैं। संक्षेप सूचित करने के लिए संक्षिप्त रूप के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, ब्रैकेट में डॉक्टर लिखा है। सिन्हा आज नहीं आएंगे, परंतु जब हम लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं उस समय हम ब्रैकेट में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। 10वां विराम चिन्ह है काकपद या हंसपद, जिसे इंग्लिश में कैरेट कहते हैं। कौवा या हंस जब चलते हैं तो भूमि पर ऐसे ही निशान बन जाते हैं, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा। लिखने में यदि कुछ छूट जाए तो इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ पर छात्र शब्द छूट गया था, इसलिए कैरेट का प्रयोग करते हुए छात्र को ऊपर लिखा गया है। इस प्रकार से हमने 10 विराम चिन्ह को विस्तार पूर्वक समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार दृष्टि डालते हैं। भावों के अनुसार किसी बात पर बल देने के लिए लिखते अथवा पढ़ते समय विराम चिन्हों की सहायता ली जाती है। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि किस स्थान पर कितना रुकना है। चिन्हों का स्थान बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। इस प्रकार पाठ के द्वितीय खंड के अंतर्गत हमने विराम चिन्ह के 10 प्रकार को विस्तार पूर्वक समझा। पाठ को पुनः एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा सीखें, समझें। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।